हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। जो विषय है अंतर्राज्यीय संबंध, इंटर स्टेट रिलेशनशिप। अंतर्राज्यीय संबंध क्या है, इसको हमने क्यों लिया, इस अंतर्राज्यीय संबंध को लेने के पीछे हमारा हमारी परिकल्पना क्या थी और इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हैं, इनको हम जानेंगे। और किस तरीके से अंतर्राज्यीय संबंध की प्रणाली काम करती है, इसके पीछे जो परिसंघ की प्रणाली है वो कैसे काम करती है, इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत भारतीय भूभाग के अंतर्गत भारत जो है वो विभिन्न राज्यों का एक समन्वित स्वरूप है। और इसमें जो राज्य हैं वो एक राज्य दूसरे राज्य से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है, चाहे वो कार्य प्रणाली में हो, चाहे वो सहभागिता में हो, चाहे आत्मनिर्भरता, चाहे हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए हो। तो इस तरीके से एक राज्य अपने राज्य सीमा के अंतर्गत अपनी शक्तियों का और अपनी क्षमताओं का और साथ साथ अपनी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी का किस तरीके से उपयोग करे और उसका किस तरीके से सदुपयोग करे, इसको देखते हुए हमने इंटर स्टेट रिलेशनशिप के उदाहरणों को अपनाया, अंतर्राज्यीय संबंध के उदाहरणों को। क्योंकि जब हम अंतर्राज्यीय संबंधों की बात करते हैं तो अंतर्राज्यीय संबंध नामक जो शब्द है यह दिखाता है कि एक राज्य अपने राज्य सीमा के भीतर, अर्थात एक राज्य अपनी राज्य क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अपनी संप्रभुता का प्रयोग किस तरीके से करेगा, अर्थात अपनी सोवरेनिटी का उपभोग, उसका प्रयोग किस तरीके से करेगा। क्योंकि एक राज्य के अंतर्गत उसकी अपनी प्रशासनिक मशीनरी होती है, उसकी अपनी राजनीतिक मशीनरी होती है, उसकी एक हम कह सकते हैं कि एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, उसकी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, उसकी एक हम कह सकते हैं कि एक जुडिशरी बॉडी होती है। इनका समन्वित उपभोग, इनका एक दूसरे के साथ संतुलनकारी उपभोग एक राज्य कैसे करेगा। क्योंकि हम जब अंतर्राज्यीय संबंधों की बात करते हैं तो हम एक राज्य नामक इकाई और उस राज्य नामक इकाई के अंतर्गत जो प्रशासनिक इकाइयाँ हैं, जो राजनीतिक इकाइयाँ हैं, जो संवैधानिक इकाइयाँ हैं और जो न्यायिक इकाइयाँ हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हैं, एक दूसरे की कार्यप्रणाली को संचालित कर रही हैं और उस संचालन के स्वरूप में सहभागिता भी निभा रही हैं। और यह संचालन, यह सहभागिता किस तरीके से संतुलन के साथ आगे बढ़े, इसको बनाए रखने के लिए हमने इंटर स्टेट रिलेशनशिप की अवधारणा को लिया। और ये इंटर स्टेट रिलेशनशिप, अंतर्राज्यीय संबंध की जो अवधारणा है, ये एक राज्य की संप्रभुता के साथ साथ दूसरे राज्य की संप्रभुता, उसकी कार्यप्रणाली, उसकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली, उसकी राजनीतिक कार्यप्रणाली, उसकी न्यायिक कार्यप्रणाली, इनके हम कह सकते हैं गुणनफल को दिखाती है कि एक राज्य दूसरे राज्य की कार्य योजना में बिना हस्तक्षेप के किस तरीके से सहभागिता निभाता है और बिना इंटरफेयर के किस तरीके से एक संतुलनकारी सहयोग देता है। इसको बनाए रखने के लिए हमने इंटर स्टेट रिलेशनशिप के उदाहरणों को अपनाया। लेकिन इस अवधारणा को अपनाने के पीछे हमारा एक मुख्य कॉन्सेप्ट जो था वो था को फेडरलिज्म सिस्टम, परिसंघवाद की परिकल्पना। अब जो ये परिसंघवाद या जो परिसंघ की जो ये कल्पना है, इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि जो हमारे राज्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, चाहे वो भाषाई तौर पर हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था के तौर पर हो, चाहे हम कह सकते हैं रोजगार के तौर पर हो, चाहे वो नैसर्गिक तौर पर हो। नैसर्गिक तौर में हम कह सकते हैं कि जल, नदियों के समागम के तौर पे हो, लैंड के को रिलेशन के तौर पे हो, भू संबद्ध के तौर पे हम कह सकते हैं एक भूमि का दूसरे राज्य से जुड़ा होना। तो इस तरीके से इस संरचना को सुरक्षित कैसे किया जाए, इसको मजबूत कैसे किया जाए और इस संरचना को सुरक्षित और मजबूत करने के साथ साथ उस राज्य का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसको देखते हुए हमने इंटर स्टेट रिलेशनशिप को अपनाया। इस इंटर स्टेट रिलेशनशिप के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की हमने कह सकते हैं कि कानून बनाए, ताकि जो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो डिस्प्यूट चल रहा है, जो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो हम कह सकते हैं अनबन चल रही है, उसको किस तरीके से निपटाया जाए, उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाए, इसके लिए हमने बहुत सारे कानूनों का निर्माण किया। उन अधिनियमों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और साथ साथ ये समझेंगे कि जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप की अवधारणा है ये किस तरीके से कार्य करती है और ये किन स्वरूपों में और कितने क्षेत्रों में विभाजित होकर कार्य करती है, किन एरियाओं में ये किस तरीके से कार्य करती है। जब हम बात करते हैं
अंतर्राज्यीय संबंधों की, तो हम किसी एक राज्य की बात नहीं कर रहे हैं। हम भारत के अंतर्गत आने वाले उन सारे राज्यों की और उन सारे केंद्र शासित प्रदेशों की संरचना की, उनकी सीमाओं की, उनकी कह सकते हैं कि सोवरेनिटी की, और उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी की, और उनकी सारी प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक और न्यायिक लोकतांत्रिक इकाइयों के संरक्षण की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से एक राज्य अपने निर्णय लेने की प्रक्रिया में, जब वो राज्य, एक राज्य को जब हम संप्रभुता की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वो राज्य बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के निर्णय लेने में सक्षम है, एबल है। और इस एबल को, इस एबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, क्योंकि एक राज्य के पास अपनी एक न्यायिक निर्णय क्षमता होती है, उसके पास अपने अभिलेख होते हैं, उसके पास अपने साक्ष्य होते हैं, उसके पास अपने एक न्याय करने की प्रक्रिया होती है, और अपनी संप्रभुता को रक्षा करने की ये उसके अपने अलग अलग मार्ग होते हैं। इन मार्गों को संरक्षण कैसे मिले और कोई बाह्य अनजस्टिस इंटरफेयर ना हो, इसको बनाए रखने के लिए हमने इस परिकल्पना को लिया। अब इस परिकल्पना के अंतर्गत बहुत सारे विषय आते हैं। अंतर्राज्यीय संबंध, इंटरस्टेट रिलेशनशिप की अवधारणा को जब हम देखते हैं तो इसको हम थोड़ा सा ब्रीफ अगर इसके जाएंगे तो ये अनुच्छेद आर्टिकल 19 से जुड़ा हुआ है। आर्टिकल 19 मतलब ये एक नागरिक को समागम करने का, उसको व्यापार करने का, उसको बिना अबाध संचरण का अधिकार जो देता है, वो एक व्यक्ति या एक नागरिक को नहीं देता है, बल्कि वो एक राज्य में रहने वाले राज्य के नागरिक को देता है। तो ये राज्य से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक राज्य का नागरिक किस तरीके से बिना अन्य अलीगल बैरियर के वो अपने, कह सकते हैं कि अपनी शक्तियों का सदुपयोग कर पाए, इसको बनाए रखने के लिए। क्योंकि हम जब बात करते हैं कि राज्य को कानूनी रूप से वैधता देना, उस राज्य के अभिलेखों को संरक्षण करना, उस राज्य की न्यायिक मशीनरी को मान्यता देना, उस राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को मान्यता देना, उस राज्य की जुडिशियरी, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड वी कैन से एग्जीक्यूटिव बॉडी को मान्यता देना, इन मान्यताओं के अंतर्गत एक नागरिक खड़ा होता है। क्योंकि नागरिक, ये सारी चीज़ें नागरिक के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, उसके एक सिक्योरिटी लेयर की तरह कार्य करते हैं। इस सिक्योरिटी लेयर के अंतर्गत नागरिक किस तरीके से अपनी कार्य क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी एबिलिटी को एक्सरसाइज कैसे करे, इसको बनाए रखने के लिए हमने इस अवधारणा को लिया। इस अवधारणा के अंतर्गत, इस अवधारणा को संरक्षित करने, उसको सुरक्षित करने और उसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि जोनल काउंसिलिंग की स्थापना की। जो अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषद हैं 6, उनको हमने स्थापित किया अनुच्छेद 262 के अंतर्गत। इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो ये जोनल काउंसिलिंग है, इनके अंतर्गत हमने क्या किया कि संपूर्ण देश के राज्यों का विभाजन कर दिया। 6 जोनल काउंसिल बना लिए। उन जोनल काउंसिल के अंतर्गत प्रत्येक राज्य की भौगोलिक संरचना, उसकी आर्थिक संरचना, उसकी जियोग्राफिकल कंडीशन हम कह सकते हैं, उसकी जो भूभागीय संरचना है, उसके अकॉर्डिंग हमने उसको किसी एक जोनल में डाल दिया। अब उन जोनलों के गठन के बाद हमने देखा कि किस तरीके से राज्य ओवरऑल एक डेवलपमेंट को प्राप्त कर सके, किस तरीके से राज्य का सर्वांगीण विकास किया जा सके, और किस तरीके से एक राज्य का जो डिस्प्यूट है वो एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो डिस्प्यूट है उसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए। इसके लिए हमने क्या किया, नदी जल बंटवारा जो अधिनियम था उसको पारित किया, ताकि हम जो राज्य के अंतर्गत बहने वाली नदियाँ हैं, जो उसकी जो बहुउद्देशीय परियोजनाएँ हैं, वो एक राज्य के न होकर, एक राज्य उसमें अपना अधिकार न जताते हुए, या हम कह सकते हैं एक राज्य दूसरे राज्य के ऊपर इंटरफियर न करते हुए, एक ओवरऑल डेवलपमेंट में जो हमारी को फेडरलिज्म थ्योरी है, को फेडरलिज्म सिस्टम है, परिसंघवाद की परिकल्पना है, उसमें सहयोग दे सके, बल्कि एक राज्य अपनी संप्रभुता का अति उल्लंघन ना करे। इसको बनाए रखने के लिए हमने ये क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया। अब मैंने यहाँ पे कुछ की पॉइंट लिखे हुए हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। उन की पॉइंटों के आधार पे हम देखेंगे कि किस तरीके से अंतर्राज्यीय संबंध जो है वो परिसंघवाद की जो परिकल्पना है उसको साकार करते हैं। इसमें पहला तो ये था कि अंतर्राज्यीय जल विवाद, जो हमारा अनुच्छेद 262 के अंतर्गत था, जिसमें जो न्याय निर्णय करने की जो क्षमता है वो हमने संसद को दी है, बल्कि जो जुडिशरी सिस्टम है उसको हमने इससे अलग रखा हुआ है। क्योंकि हमने ये कहा कि अगर संसद कोई कानून बनाती है अंतर्राज्यीय संबंधों के संबंध में, अंतर्राज्यीय डिस्प्यूट विषय के बारे में, तो संसद को इसकी अधिकारिता दी जाए, संसद की जो एक्शन लेने की जो एबिलिटी है उसको सहमति दी जाए, उसको
एक्सेप्ट किया जाए, न कि इसमें जुडिशरी बॉडी को लाया जाए। तो इस तरीके से अनुच्छेद 262 के अंतर्गत जो न्याय निर्णय करने की जो क्षमता है वो संसद को दी गई है। संसद किसी राज्य के नदियों के बारे में, किसी राज्य के जो भी इसमें विषय आते हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो कोई बहुउद्देशीय परियोजना हो, चाहे वो भौगोलिक संरचना से जुड़ा हुआ विषय हो, चाहे वो भूमि के बंटवारे से जुड़ा हुआ विषय हो, इन विषयों पर अगर कोई विवाद होता है, कोई कोई डिस्प्यूट निकल के आता है, तो उन डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, उसको सॉल्यूशन देने के लिए, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए संसद एक उचित निर्णय लेगी कानून के माध्यम से, और उस कानून को उन राज्यों को मानने के लिए बाध्य किया गया है। क्योंकि ये हमारी संघवाद की परिकल्पना है। संघवाद की परिकल्पना ही ये है कि इसमें केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो होगा वो राज्यों के हित में बनाया जाएगा। उन राज्यों की भौगोलिक संरचनाओं को देखते हुए, उनकी सामर्थ्य को देखते हुए, उनकी ओवरऑल एग्जिस्टेंस को देखते हुए बनाया जाएगा। लेकिन संसद इसमें ओवरऑल सुपरविजन की भूमिका में रहेगी, और साथ ही संसद एक निर्णय लेने की एक सुप्रीम डिसीजन लेने की भूमिका में भी रहेगी। अब इसमें क्या है कि अनुच्छेद 262 के अंतर्गत संसद अगर दो राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय संबंधों के बारे में, दो राज्यों के मध्य अगर कोई विवाद है, चाहे वो नदी जल बंटवारे के लिए से संबंधित हो, या हम कह सकते हैं कि नदी घाटियों से संबंधित हो, तो संसद उसमें कानून बना सकती है। संसद उस कानून को बना के एक उचित निर्णय दे सकती है, ताकि एक अंतर्राज्यीय संबंधों में जो मधुरता है वो बनी रहे, और साथ साथ ही हमारी जो परिसंघवाद की परिकल्पना है वो भी बनी रहे। क्योंकि परिसंघवाद की जो परिकल्पना है वो ये है कि हम प्रत्येक राज्य के स्वरूप को, उसकी आवश्यकता को, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी ज़रूरतों को किस तरीके से संरक्षित करें, सुरक्षित करें, और उसको किस तरीके से फलीभूत करें, इसको बनाए रखने के लिए हमने प्रत्येक राज्य को स्वायत्तता दी है कि वो अपने एक ओवरऑल सोवरेनिटी के माध्यम से एक डिसीजन ले सकती है, अपनी क्षमताओं के माध्यम से, अपनी आवश्यकताओं के माध्यम से। और संसद को यह अधिकार भी है कि संसद ऐसे विषयों पर यह कह सकती है कि कोई उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकारों का प्रयोग इस विषय को रिजॉल्व करने में ना करे। क्योंकि जब हमने संसद को शक्ति दे दी है, तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि हम संसद के डिसीजन को संघवाद की परिकल्पना के आधार पर स्वीकार कर रहे हैं कि संसद जो भी निर्णय लेगी, जो भी कानून बनाएगी, जो भी विधि बनाएगी, जो भी अधिनियम बनाएगी, वो राज्यों के हितों को मद्देनजर रखते हुए, राज्यों के हितों को सर्वोपरि या सर्वोपरि रखते हुए ही बनाएगी। तो इसलिए इस विषय पर जो है हमारी जो जुडिशरी बॉडी है उसको अलग रखा गया है। जुडिशरी बॉडी को साइड किया गया है ताकि जुडिशरी बॉडी इस पर इंटरफियर ना करे, और जो संघवाद की परिकल्पना है कोफेडरलिज्म की, वो प्रभावित ना हो। जब वो प्रभावित ना होगी तो इंटर स्टेट रिलेशनशिप अच्छे होंगे। क्योंकि केंद्र सरकार जो संसद है वो राज्यों की भूमिकाओं को देखते हुए ही कानून बनाएगी। अब हम देखते हैं कि संसद ने यहाँ पे दो प्रकार के कानून बनाए हैं। एक तो बनाया है नदी जल अधिनियम नदी बोर्ड अधिनियम 1956, और दूसरा बनाया है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। अब देखिए हमने 1956 में दो ही कानून बनाए, नदी जल अधिनियम और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम। अर्थात अगर दो राज्यों के मध्य से कोई नदी गुजरती है, और उस नदी के पानी के बंटवारे को लेकर अगर उन राज्यों में आपस में बैर होगा, आपस में अगर वो एक दूसरे को डिस्प्यूट करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, तो कोई भी राज्य पूर्णतः विकास को प्राप्त ना करेगा। तो इस तरीके से देखेंगे कि वहाँ के राज्य के जो नागरिक होंगे वो प्रभावित होंगे, उनकी जीवन शैली प्रभावित होगी। इसको ऐसा ना हो, इसका सॉल्यूशन कैसे निकले, इसको बनाए रखने के लिए हमने दो चीज़ों का गठन किया। एक तो नदी जल बोर्ड अधिनियम 1956 में, एक दूसरा था अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में। अब जो ये नदी बोर्ड अधिनियम है, इसकी स्थापना जो की जाती है वो जब राज्य सरकार रिक्वेस्ट करती है केंद्र सरकार से कि हम दो राज्यों के मध्य इस तरीके से कोई नदी प्रभावित हो रही है, उसमें इस तरीके से डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, तो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए आप कोई एक अधिनियम संसद में लाइए। तो संसद उस विषय को देखते हुए कंसर्न करती है और कोई अधिनियम बनाती है ताकि राज्यों के विकास बाधित ना हो, और राज्यों के विकास बाधित ना होने के साथ साथ संघवाद की जो परिकल्पना हो वो और ज़्यादा मजबूत हो। फिर केंद्र सरकार क्या करती है कि दो राज्यों के मध्य अगर किसी जल बंटवारे या किसी नदी से या कोई किसी विषय पर अगर डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसको देखने के लिए वो क्या करती है, एक अस्थायी न्यायालय की स्थापना करती है। अस्थायी न्यायालय का मतलब है कि केंद्र सरकार एक अधिनियम लाएगी, उस अधिनियम के माध्यम से एक अस्थायी न्यायालय की स्थापना करेगी जो उस विषय में न्याय निर्णय देगा, जो उस विषय में जस्टिस देगा, और उसका जस्टिस अंतिम होता है, वो सर्वोपरि होगा, मान्य होगा। लेकिन वो जो जस्टिस देगा वो राज्यों की आवश्यकता को देखते हुए, उनकी डिस्प्यूट के मैटर को देखते हुए, दोनों राज्यों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए ही डिसीजन देगा। तो इस तरीके से इस कार्य के माध्यम से भी हम देखते हैं कि जो परिसंघवाद की परिकल्पना है,
जो केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों की परिकल्पना है वो भी मजबूत होती है। और इसी के माध्यम से हम देखते हैं कि एक लोकतांत्रिक परिकल्पना की प्राप्ति होती है। जो ये अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका गठन का जो मुख्य उद्देश्य यही है कि राज्य और राज्य के मध्य, राज्य और केंद्र के मध्य एक समन्वय कैसे स्थापित किया जाए, किस तरीके से इनके रिश्तों को मजबूत किया जाए। इसके गठन के लिए हमने अंतर्राज्यीय परिषद की परिकल्पना की, ताकि अंतर्राज्यीय परिषद गठित होने के बाद उनके विषयों को सॉर्ट आउट किया जा सके और उनकी समस्याओं का निवारण किया जा सके। इस परिषद को गठित करने का अधिकार हमने राष्ट्रपति को दिया है, ताकि राष्ट्रपति उन राज्यों के दोनों पक्षों को सुनने के बाद, उनकी समस्याओं को सुनने के बाद उनका समाधान निकालने के लिए इस परिषद का गठन करेगा। और यह परिषद के गठन होने के साथ इस परिषद के द्वारा अवलोकन किया जाएगा उस विषय का अवलोकन होने के बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से अनुच्छेद 263 के अंतर्गत उनका सर्वोपरि हित सिद्ध किया जा सके। जो ये अंतर्राज्यीय परिषद है, यह देखिए कि इसका गठन 1990 में वीपी नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम में किया गया था। यह परिषद देखेगी कि किस तरीके से राज्यों के हितों को सर्वोपरि रखा जाए, किस तरीके से राज्य की आवश्यकता को मद्देनजर रखा जाए, और किस तरीके से जो विषय वहाँ पे चल रहा है उस विषय का संवैधानिक, विधिक और न्यायिक जांच करने के साथ उसका समाधान किया जाए, ताकि एक राज्य और दूसरे राज्य के मध्य बैर की भावना का जन्म ना हो, और जो हमारी जो परिसंघ की परिकल्पना है, जो अंतर्राज्यीय संबंधों की परिकल्पना है, वो मजबूत हो। एक राज्य दूसरे राज्य के प्रति सौहार्दपूर्ण, मधुर और कह सकते हैं कि सहयोग की भावना को जन्म दे। जैसा कि हमने बहुत बार पढ़ा होगा, वर्ष 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया, जिसके अंतर्गत हमने संपूर्ण भारत को 5 क्षेत्रीय इकाइयों में विभाजित किया, जिसमें था पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य। इन इकाइयों के अंतर्गत हमने राज्यों को विभाजित किया। जैसे उत्तरी राज्य के अंतर्गत जो उत्तर के जो 7 राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, आपका अरुणाचल प्रदेश है, आपका मिजोरम है, आसाम है, ये जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, इन राज्यों को हमने इसमें समाहित किया। इस तरीके से हमने जो ये 5 क्षेत्रीय परिषदें बनाई, तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि इन क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से उन राज्यों को उनकी भौगोलिक संरचना के आधार पर विभाजित किया गया, और इस विभाजन में उनका सर्वोपरि हित, सर्वोपरि विकास कैसे संभव हो, इसको बनाए रखने के लिए हमने समय समय पर विभिन्न प्रकार की डिसीजन लिए, और उस डिसीजन के माध्यम से हम उन राज्यों की सुनिश्चितता को निर्भर किया। अब जो ये क्षेत्रीय परिषदें हैं, इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन हमने किया। इसकी जो अध्यक्षता निभाता है वो केंद्र सरकार का गृह मंत्री, और इसके जो सदस्य होते हैं वो राज्यों के मुख्यमंत्री होंगे। अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ का प्रशासक होता है, वहाँ का सदस्य। और इस तरीके से हम देखें कि इसके जो राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो इसके उपाध्यक्ष होते हैं, और साथ ही जो गृह मंत्री होता है वो इसका अध्यक्ष होता है। और जो ये उपाध्यक्ष होते हैं ये एक ईयर के लिए होते हैं, एक ईयर के लिए उपाध्यक्ष होते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया, उसमें प्रत्येक राज्य की भौगोलिक संरचना, उसकी आर्थिक संरचना, उसकी सामाजिक संरचना, उसकी ओवरऑल जो विविधता है, उसको कैसे सुरक्षित किया जाए और कैसे वो राज्य अधिकतम विकास को प्राप्त हो, इसको बनाए रखने के लिए हमने क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया। इस तरीके से हम देखते हैं कि इंटर स्टेट रिलेशनशिप किस तरीके से कार्य कर रही है। इसमें फिर हमने बाद में देखा कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था, हम कह सकते हैं राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मध्य, और राज्य और राज्यों के मध्य, और राज्य और केंद्र सरकार के मध्य एक उनके निर्णयों में समन्वय कैसे हो, एक राज्य के निर्णय दूसरे राज्य के लिए लोककारी कैसे हों, एक राज्य के निर्णय दूसरे राज्य के लिए हितबद्ध कैसे रहें, और एक राज्य के निर्णय दूसरे राज्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कैसे न करें, इसको रोकने के लिए हमने इस तरीके से अंतर्राज्यीय क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया। और अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट रिलेशनशिप में इस तरीके की एक्टिविटीज़ हमने की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? अगर हम सोचें तो इसका मुख्य उद्देश्य हो सकता है कि अगर हम किसी क्षेत्र विशेष को विभाजित कर रहे हैं तो उस विभाजन का उद्देश्य तोड़ना नहीं होता है, बल्कि उस विभाजन का उद्देश्य जोड़ना होता है। हम इंडिया को, लोकतंत्र को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम भारत के राज्यों को एक दूसरे से जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम उनकी स्ट्रेंथ को एक दूसरे के साथ सहयोग करने की बात कर रहे हैं, हम को रिलेशन और को फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, हम को मेच्योरिटी की बात कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि ट्रांजैक्शन ऑफ द पावर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पावर, इसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक राज्य अगर ज़्यादा ताकतवर है, दूसरा राज्य अगर कमज़ोर है, तो इस पावर को कैसे हम एक दूसरे के साथ स्थानांतरित कर सकें, किस तरीके से ट्रांसफ़र कर सकें, ताकि समन्वय की भावना जन्म ले, ताकि एक ही शक्ति के माध्यम से दूसरे कमज़ोर को उठाया जा सके, और दूसरे कमज़ोर को जब हम उठाते हैं तो वो भी दूसरे राज्य के समक्ष आके खड़ा होता है। इस तरीके से हम एक
इम्बैलेंस डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि एक संतुलनकारी बैकग्राउंड कैसे तैयार किया जा सके। जैसे हमने पूर्वोत्तर परिषद अधिनियम 1971, उत्तरी राज्य परिषद अधिनियम 1971, इनका गठन करने के पीछे उद्देश्य क्या था? इनका गठन करने के उद्देश्य यही था, पीछे एकमात्र पर्पज यही था कि हम डेमोक्रेसी में, जो डेमोक्रेसी नामक शब्द है, उसकी उसकी पूर्ति किस माध्यम से कर रहे हैं। जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप है, आखिर वो क्या है, वो कैसे काम करती है, उसमें राज्यों की सहभागिता क्या होगी, केंद्र सरकार की सहभागिता क्या होगी, राज्य अपनी परिसीमा के अंतर्गत निर्णय लेने में किस सीमा तक अपनी संप्रभुता का प्रयोग करेगा, राज्य अपने न्यायिक साक्ष्यों को, अपने अभिलेखों को, अपने डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को, अपनी जुडिशरी बॉडी को, अपनी एग्जीक्यूटिव बॉडी को, और अपनी, हम कह सकते हैं कि ओवरऑल जो उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडियाँ हैं, जो इकाइयाँ हैं प्रशासनिक छोटी छोटी, वो अपनी संप्रभुता का प्रयोग कैसे करें, उनको कैसे संरक्षित किया जाए, ये इसका एक बृहद उद्देश्य था। एक, हम कह सकते हैं कि एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे तो ये इसके उद्देश्य थे। इन उद्देश्यों को कैसे बनाए रखा जाए, इनको कैसे फलीभूत किया जाए, इसके लिए हमने ये परिकल्पना ली, इंटर स्टेट रिलेशनशिप। तो आज हमने ओवरऑल समझा कि अंतर्राज्यीय संबंध क्या है, इंटर स्टेट रिलेशनशिप क्या है। अगर हम इसको 4 लाइनों में या 2 लाइनों में समझेंगे तो एक सिंपल वे है कि हमने राज्यों की भौगोलिक संरचना, उनकी आर्थिक संरचना, उनकी, हम कह सकते हैं कि संप्रभुता को संरक्षण देने के साथ साथ केंद्र सरकार के साथ उनका कैसे सहयोग हो, राज्य और राज्यों के मध्य मधुर संबंध कैसे हों, ओवरऑल एक राज्य दूसरे राज्य में सहभागिता कैसे निभाए बिना किसी विरोध के, बिना किसी मतभेद के, इसको बनाए रखने के लिए हमने अंतर्राज्यीय संबंधों की स्थापना की, अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट रिलेशनशिप को अपनाया, और यही एकमात्र इसका उद्देश्य होता है। जैसे हम देखते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग प्रकार के गांव होते हैं, उन गांवों को आपस में नहीं मिलाया जा सकता है, क्योंकि उनकी विविधताएं अलग हैं, उनकी संरचना अलग है, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है, और उस ज्योग्राफिकल कंडीशन को बनाए रखने के साथ साथ वो अपनी उस ज्योग्राफिकल कंडीशन के साथ कैसे आगे बढ़े, इसको बनाए रखने के लिए हमने उसको डिवाइडेड किया, उसको सेमी डिवाइडेशन किया, उसको हम कह सकते हैं कि मल्टी क्लासिफिकेशन किया। यही इंटर स्टेट रिलेशनशिप की परिकल्पना की। हमने मल्टी क्लासिफिकेशन इसलिए किया ताकि उनकी भौगोलिक संरचना, उनकी विविधताओं को, ज्योग्राफिकल जो वो है ना, डाइवर्सिटीज है, उनको संरक्षित किया जा सके। इस संरचना को सुरक्षित रखने के साथ साथ हम राष्ट्र को सुरक्षित रखने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक के निर्णय दूसरे के लिए सहभागी कैसे हों, एक के निर्णय दूसरे के लिए संतुलनकारी कैसे हों, एक के निर्णय दूसरे के लिए सहयोग कैसे देंगे। जब एक बलवान होगा तो उसकी ताकत का प्रयोग हम दूसरे कमज़ोर को ऊपर उठाने में कैसे करेंगे, और ताकि वो दूसरा जो कमज़ोर है वो उसके समक्ष आके एक हम कह सकते हैं कि एक बैलेंस कंपटीशन तैयार कर सकें, एक प्रॉपर कंपटीशन तैयार कर सकें, जिसे हम कंपटीशन कहते हैं। यही इंटर स्टेट रिलेशनशिप की अवधारणा है। आई थिंक दिस टॉपिक इज हेल्पफुल टू यू अबाउट, वी कैन से, इंटर स्टेट रिलेशनशिप। आज हमने इसके बारे में जाना। अब नेक्स्ट किसी वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे।